हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे शॉर्ट क्लासेस में। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC8 जो है कंटेम्पररी इंडिया 1947 टू 2000, ठीक है, इस पेपर से आज एक टॉपिक उठाने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है देसी रियासतों का विलयनीकरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि देसी रियासतों का विलयनीकरण क्यों, कैसे और किन हालातों में हुआ। तो उसके लिए आपको जानना होगा कि भारत जो है आजादी के समय कई छोटे छोटे देसी रियासतों में बटा हुआ था। इनकी संख्या लगभग 550 के आसपास थी। तो जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया, तो उसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें सामने में आई थी। उसमें एक बात यह भी थी कि भारत में जितने भी देसी रियासत हैं उनको यह अधिकार था कि वो या तो भारत या तो पाकिस्तान में जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, या अगर वे अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो इसके लिए भी स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से बड़ा ही दुविधा की स्थिति में छोड़कर भारत पाकिस्तान की विभाजन कर दी गई। इसके पश्चात शुरू हुआ देसी राज्यों के विलयनीकरण की प्रक्रिया। तो ये एक तरह से उस दौर के समय की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे की कड़ी को देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 छोटी बड़ी रियासतें थी, जिन्हें प्रशासन के अंतर्गत लाना राष्ट्रीय नेतृत्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में एक था। माउंटबेटन योजना में भी देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलाने के अलावा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का विकल्प दिया गया था। फलतः अनेक देसी रियासत स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न स्थिति का दावा कर सकती रही थी। इन्हें भारत में मिलाए बगैर भारत की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं था। अतः विलय का प्रयास स्वतंत्रता की घोषणा के पहले ही शुरू हो गई थी। अंतरिम सरकार ने वल्लभ भाई पटेल के पास रियासतों का प्रभार था। वीपी मेनन की सहायता से उन्होंने यह एकीकरण का कार्य पूरा किया। रियासतों के विलय में कांग्रेस ने समझौतावादी नीति का पालन किया। 5 जुलाई 1947 में पटेल ने घोषणा की कि भारत सरकार देसी रियासतों पर कोई पैरामाउंटेसी लादने का इरादा नहीं रखती है, बल्कि एक महान भारत के विकास और जन कल्याण के लिए सक्रिय सहयोग चाहती है। विलय के अंतर्गत 2 विशिष्ट दस्तावेजों का सहारा लिया गया। पहली यथास्थिति समझौता। इसके अनुसार भारत सरकार उन सभी समझौते और संधियों को जारी रखेगी जो ब्रिटिश सत्ता और देसी रियासतों के बीच हुए थे। दूसरा विलय पत्र। इसके अंतर्गत देसी रियासतों के राजा अपने राज्य का विलय भारत में करते और कुछ विषय भारत सरकार को सौंपते। इन्हें केवल 3 भारतीय संघ को सौंपने थे जो सामूहिक हित के थे। आंतरिक शासन में राजाओं को पूर्ण स्वतंत्रता या स्वायत्तता देने की बात की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि राजा ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने ही राज्य की जनता के
विरोध का सामना करना पड़ेगा और 15 अगस्त के बाद भारत सरकार का रवैया और भी कठोर हो जाएगा। इन दो दस्तावेजों के अनुसार 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी देशी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ देशी रियासत विलय के लिए कूटनीति, दबाव और बल का प्रयोग करना पड़ा। ऐसी रियासतें थीं ट्रावनकोर, भोपाल, जोधपुर, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। इसमें ट्रावनकोर, भोपाल, जोधपुर ने 15 अगस्त से पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जबकि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ। तो आइए हम इन राज्यों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले ट्रावनकोर के विषय में। ट्रावनकोर शुरू से ही स्वतंत्र राज्य बनाने का सपना देख रहा था। उसने एक संविधान की घोषणा भी कर दी, लेकिन इसका विरोध कम्युनिस्टों द्वारा किया गया और वहां एक आंदोलन भी चलाए गए। विलय के लिए अनेक वार्ताएं भी हुई, लेकिन सारी वार्ताएं असफल साबित हुई। अंततः राज्य के दीवान पर भीषण हमले के बाद ट्रावनकोर ने 30 जुलाई 1947 को विलय के लिए स्वीकृति दे दी। अब दूसरे राज्य की चर्चा करेंगे, जो है आपका भोपाल। भोपाल के नवाब भी स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहे थे। माउंटबेटन के दबाव और पटेल की कूटनीति के कारण नवाब ने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था वो है जोधपुर। जोधपुर हिंदू बहुल रियासत थी, लेकिन वह भारत में विलय नहीं चाहती थी। यह स्थिति भारत के लिए प्रतिकूल थी। भारत द्वारा अनेक आश्वासनों, माउंटबेटन द्वारा दबाव, राज्य की जनता की इच्छा पर जोधपुर ने अपना विलय किया। अब कुछ राज्य हैं जो आजादी के पश्चात जिनका विलय हुआ, उसमें 3 राज्य हैं आपका जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। तो हम सबसे पहले उन राज्यों में जूनागढ़ की चर्चा करेंगे कि जूनागढ़ ने हिंदू बहुल प्रजा के जनमत की उपेक्षा करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से विलय की घोषणा कर दी, जबकि प्रजा भारत के साथ विलय करना चाहती थी। वीपी मेनन ने जूनागढ़ पर दबाव बनाया कि वे भारत से विलय कर दें। दीवानी भी जनमत संग्रह द्वारा समस्या हल करने पर सहमत हुआ। इसी बीच प्रजा ने एक आंदोलन चलाया और एक वैकल्पिक सरकार के गठन का कर लिया। इसके बाद दीवान ने भारत में विलय की बात मान ली। फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 91% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में फैसला लिया। ठीक है। अब इसी कड़ी में एक दूसरा राज्य जो है, जो महत्वपूर्ण राज्य है, वह है कश्मीर। कश्मीर के विलय के विषय में बताएंगे। कश्मीर में महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे,
लेकिन वहां के प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे। अक्टूबर 1947 में कबीलियाई पठानों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इन्हें पाकिस्तानी सेना का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त था। महाराजा हरि सिंह इन्हें रोकने में विफल रहे और 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य सहायता मांगी। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और शेख अब्दुल्ला को प्रशासन का प्रमुख स्वीकार किया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को घाटी से बाहर निकाल दिया। हालांकि कुछ भागों पर कब्जा उनका बना रहा, जो आज वर्तमान में पीओके के नाम से भी जाना जाता है। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दरअसल जब भारतीय सेना उन कबीलियाई पठानों को खदेड़ रही थी कश्मीर घाटी से, तो पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ के समक्ष रखा और यूएनओ ने मध्यस्थता करते हुए यह आदेश जारी किया कि जिस सेना का जिस भाग पर अधिकार है उसे उसका क्षेत्र मान लिया जाए। इस प्रकार से भारत की कश्मीर का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तानियों के अधीन चला गया, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात अगला राज्य जो है हमारा वो है हैदराबाद। हैदराबाद का शासन निजाम के हाथ में था, जिसका समर्थन एक मुस्लिम संगठन इत्तेहाद उल मुसलमीन करता था। निजाम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता था। नवंबर 1947 में निजाम ने भारत सरकार के साथ समझौता किया, जिसके अंतर्गत एक प्रतिनिधियात्मक सरकार की स्थापना होनी थी। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट। एक प्रतिनिधियात्मक सरकार की स्थापना होनी थी, लेकिन हैदराबाद विलय का इच्छुक नहीं था और वह अपनी सैनिक ताकत बढ़ा रहा था। इसी समय इत्तेहाद उल मुसलमीन ने अपने अर्धसैनिक संगठन रजाकार और निजाम की सहायता से जनता का दमन करना शुरू कर दिया। राज्य कांग्रेस ने इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। दूसरी तरफ हैदराबाद ने भी किसानों को संगठित किया। सितंबर 1948 में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। हैदराबाद के विलय के साथ ही देसी रियासतों के विलयनीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके बाद 1954 में फ्रांस ने अपने क्षेत्र भारत को सौंपे। पुनः पुर्तगाली बस्तियों पर भारत का कब्जा 1961 में सैनिक कार्यवाहियों द्वारा हुआ। अब हम इसका निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में हम पाते हैं कि देसी रियासतों के विलीनीकरण एक संघर्षपूर्ण प्रक्रिया रही थी। विभाजन के माहौल के समय यह और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। रियासतों के विलय पर भारत सरकार का दृष्टिकोण
बिल्कुल सही रहा। शुरू में रियासत का आंशिक अधिकार लिया गया, लेकिन बाद में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए रियासतों की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त कर उसे एक राष्ट्र में परिणत कर दिया गया। इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्हें हम लौह पुरुष की संज्ञा से भी विभूषित करते हैं। यह उनके और मेनन जी के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत ने विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए देसी रियासतों को एक राष्ट्र के अधीन लाने में सफलता प्राप्त की। भारतीय सरकार ने जो दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा था, उसे पटेल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और आपसी समन्वय के द्वारा बड़ी सहजता से पूरा किया और भारत एक एकीकृत और अखंड राष्ट्र के रूप में उभरा। तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। अगर देसी रियासतों के विलयनीकरण से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी हैंगआउट मीटिंग का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से मुझसे सवाल कर सकते हैं। मीटिंग के वक्त मैं आपको उसके सवालों का सारा जवाब दूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।